बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 4.3 जिसका टाइटल है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, हमारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो एक ख़ास तरतीब के अंदर जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया वर्क डन बाय दी कांस्टेंट फोर्स। देन हमने स्टडी किया वर्क डन बाय दी वेरिएबल फोर्स। आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका क्या मतलब है। ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसी स्पेस का नाम है, एक ऐसे रीजन का नाम है, एक ऐसे इलाके का नाम है जिस रीजन के अंदर अगर हम किसी दूसरी बॉडी को लेकर आएंगे तो हमारी अर्थ इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो लगाएगी। इस रीजन का नाम क्या है? हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करते हैं स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसा इलाका, ऐसा रीजन इन विच जिसमें इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अदर बॉडीज़, जिस रीजन के अंदर हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी बॉडीज़ के ऊपर क्या करती है? एक्ट करती है। उस रीजन का नाम, उस इलाके का नाम क्या है? हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पर हमारे पास ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है, ये हमारी अर्थ का रेडियस है जो कि बराबर होता है 6400 किलोमीटर के। ये वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। और कैपिटल एम हमारी अर्थ का मैस है जो कि बराबर होता है 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम के। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये एक्चुअली बाउंड्री है कि ये हमारे पास वो सारे का सारा रीजन या स्पेस है जिस रीजन के अंदर कोई भी बॉडी आएगी तो हमारी अर्थ इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी। इसी रीजन का नाम क्या है? हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है? तो याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। जब हम अपनी अर्थ की बिल्कुल सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं तो हमारी ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम एक्ट करती है, और जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करते जाते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ही क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये पॉइंट हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर ये पॉइंट होगा तो सारी सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि बराबर होती है एम जी के, तो जी की वैल्यू ज़ीरो होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़ीरो हो जाएगी। जो पॉइंट हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पर मौजूद है। वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? इन्फिनिटी पर मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पर जी की वैल्यू ज़ीरो होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब जितना करीब हम रहेंगे अपनी अर्थ के तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बॉडीज़ के ऊपर मैक्सिमम एक्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर चलते जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ यानी कि कम होना शुरू हो जाएगी, और जिस पॉइंट के ऊपर जाकर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी कि वो पॉइंट हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होती है जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम जहाँ पर हमारी अर्थ का मैस है, स्मॉल एम हमारी उस बॉडी का मैस है जो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। अगर ये बॉडी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगी यानी कि इन्फिनिटी पर होगी तो आर को मैं पुट करूँगा इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो।
इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हमारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है हमारे पास, अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा इलाका, ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर आप किसी बॉडी को लेकर आएँ तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाए, उस रीजन का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब हम अर्थ की सरफेस या अर्थ की सरफेस के करीब करीब रहते हैं तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा हाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, अर्थ से ज़्यादा हाइट पर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, तो जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और जिस पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हम कहेंगे वहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पर है। और जब उस पॉइंट के ऊपर हमारी बॉडी आएगी तो उस बॉडी के ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं, अर्थ के अंदर मूव करते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू फिर भी कम होती रहती है। और जब हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो अर्थ के सेंटर के ऊपर याद रखिएगा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर मौजूद होगी तो जी की वैल्यू ज़ीरो होने से उस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़ीरो हो जाएगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्चुअली क्या होता है, बॉडी का वेट होता है, वज़न। तो जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर होगी तो उस बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर चलते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे जी की वैल्यू फिर भी कम होती जाएगी और सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे तो जाहिर सी बात है एंगल दोनों में फिर ज़ीरो होगा और वर्क हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन वर्क इज़ पॉजिटिव। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन वर्क इज़ नेगेटिव। यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट तो ये है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है, दोनों अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो दोनों में एंगल 180 डिग्री होगा, cos 180 पर -1, तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर होंगे यानी कि दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 पर 0 हो जाएगा, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि जब हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगेंस्ट होंगे यानी कि एंटी पैरेलल होंगे, 180 डिग्री पर होंगे तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a body when that body is moving from point A to point B in the gravitational field। केस नंबर 1 मैंने यहाँ पर नाम दिया है और अब मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर वर्क डन इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड। कंसिडर करते हैं कि कोई बॉडी है जिस बॉडी का मास m है और वो बॉडी मूव करती है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है। तो बॉडी के पास यहाँ पर 3 जो हैं वो डिफरेंट रास्ते हैं जिन रास्तों के ऊपर चलते हुए हमारी बॉडी पॉइंट बी के ऊपर पहुँच सकती है। पहला रास्ता तो ये है कि बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाए और फिर पॉइंट डी से पॉइंट बी की तरफ चली जाए। इसको हमने कह दिया पाथ नंबर 1, यानी कि ए टू डी फिर डी टू बी, ए डी बी, दिस इज पाथ नंबर 1। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है बॉडी के पास, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि बॉडी पहले पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाए और फिर सी से बी तक चली जाए।
ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ए से सी और फिर सी से बी, ये हमारा पाथ नंबर 2 होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरा पाथ बॉडी ये ले सकती है कि बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से जिग जैग पाथ के ऊपर चलती हुई पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाए। इसको हमने पाथ नंबर 3 का नाम दे दिया, कार्व्ड पाथ। तो बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। पहले उसने इस रास्ते को फॉलो किया, फिर उसने इस रास्ते को फॉलो किया, और फिर उसने इस रास्ते को फॉलो किया। तो 3 रास्ते यहाँ पर बॉडी ने अपनाए हैं, और हमने यहाँ पर इन्हीं तीनों रास्तों के ऊपर जब बॉडी गुजरेगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है, तो बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, और उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किया गया वर्क हम हर पाथ के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पाथ नंबर 1 के ऊपर किया गया वर्क। पाथ नंबर 1 कौन सा है हमारा, ए डी बी, दिस इज पाथ नंबर 1। तो देखें ए डी बी, इस पूरे पाथ के ऊपर जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा। पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए से डी तक वर्क, ए टू डी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डी से बी तक किया गया वर्क, डी से बी तक, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए से बी तक जो है वो किया गया हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए टू डी। जब बॉडी ए से डी तक मूव किया तो बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट की हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू एम जी। तो अब देखें, अब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास, एम जी। ए से डी तक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, डी, और ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, डी। डॉट को रिमूव किया तो क्या लगाया, कॉस थीटा, और हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 पर 0 हो गया। इट मीन्स ए से डी तक जब बॉडी ने मूव किया तो बॉडी के ऊपर वर्क जो है वो क्या रहा, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब जब बॉडी डी से बी तक मूव करेगी तो ये हमारी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी अगेन, विच इज़ इक्वल टू एम जी। तो अब हमने देखा कि अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी और डिस्प्लेसमेंट डी से बी तक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, जितना ए और डी में, ये पॉइंट ए है, जितना ए और बी में हाइट थी एच, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ऊपर जाते हुए। तो डी को हमने रिप्लेस कर दिया एच से, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों में एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 पर -1। तो डी से बी की तरफ जाने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, -mgh। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ए से डी और फिर डी से बी टोटल वर्क आ गया। ये तो हो गया हमारे पास 0, और ये हमारे पास आया -mgh। तो ये हमारे पास पहले पाथ के लिए वर्क आ गया -mgh। और ये याद रखिएगा, इस एक्सप्रेशन को मैं नाम दे देता हूँ ए का। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क ए से सी तक जाने में कितना हुआ, और फिर सी से बी तक जाने में कितना हुआ, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए से लेकर बी तक पाथ नंबर 2 के लिए हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करते हैं पाथ नंबर 2, वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी। ये हमारा पाथ नंबर 2 है, ए से सी फिर सी से बी, पाथ नंबर 2। तो पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे ए से सी तक, वर्क फ्रॉम ए टू सी, फिर वर्क कैलकुलेट करेंगे सी से बी तक, वर्क फ्रॉम सी टू बी। तो ए से बी तक किया गया टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क फ्रॉम ए टू सी कैलकुलेट किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mgh, डिस्प्लेसमेंट कितनी, ए से सी तक जब बॉडी ने मूव किया तो कितनी मीटर डिस्प्लेसमेंट तय की, जितना ए और सी में हाइट है जो कि h है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट तय की। सो डी को रिप्लेस कर दिया h से। अब फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों में एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 पर -1। सो वर्क फ्रॉम ए टू सी -mgh। वर्क फ्रॉम सी टू बी, जब बॉडी सी से बी की तरफ मूव कर रही थी तो ये हमारे पास हुई फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेन डाउनवर्ड,
नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो cos 90 पर 0, तो सी से बी जाने में कोई वर्क नहीं हुआ। टोटल वर्क निकाला ए सी बी पाथ नंबर 2 के लिए, तो टोटल वर्क हमारे पास आया इन दोनों को ऐड करने के बाद -mgh। अब हम आते हैं पाथ नंबर 3 पर, और इस एक्सप्रेशन को मैं नाम दे देता हूँ बी का। पाथ नंबर 3 के ऊपर जब हम आएंगे तो ये पाथ नंबर 3 है जो कि जिग जैग पाथ है। अब देखें इस पाथ के लिए हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पाथ के ऊपर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट हमने टॉपिक नंबर 4.2 वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में पढ़ा था। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास वो जिगजैग पाथ है। इस पाथ को हमने डिवाइड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास देखें इस पूरे के पूरे पाथ को मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। हॉरिजेंटल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजेंटल स्टेप, वर्टिकल स्टेप, हॉरिजेंटल स्टेप, वर्टिकल स्टेप। और हर वर्टिकल स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, डेल y1। पहले वर्टिकल स्टेप की हाइट है डेल y1, दूसरे वर्टिकल स्टेप की हाइट है डेल y2, तीसरे वर्टिकल स्टेप की हाइट है डेल y3 एंड सो ऑन। आखिरी जो वर्टिकल स्टेप है उसकी हाइट है डेल yn। तो अब अगर हम पाथ नंबर 3 के लिए वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे हॉरिजेंटल स्टेप के लिए, फिर वर्क कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल स्टेप्स के लिए। तो देखें वर्क डन अलॉन्ग हॉरिजेंटल स्टेप्स। अगर आप हॉरिजेंटल स्टेप्स को गौर से देखें तो हॉरिजेंटल स्टेप्स ये हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हॉरिजेंटल स्टेप में डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, दोनों में एंगल 90 डिग्री। और हमें पता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 पर 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर है हॉरिजेंटल स्टेप के साथ, इसीलिए हॉरिजेंटल एच हॉरिजेंटल स्टेप को शो कर रहा है। हॉरिजेंटल स्टेप्स के लिए किया गया वर्क क्या हो जाएगा, 0। अब हम आते हैं वर्टिकल स्टेप्स पर, ये स्टेप्स। तो वर्टिकल स्टेप्स में हमने देखा, तो वर्टिकल स्टेप्स में दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, दोनों में एंगल नजर आया 180 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, पहले वर्टिकल स्टेप के लिए वर्क कैलकुलेट किया। पहला वर्टिकल स्टेप फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg ही है। पहले वर्टिकल स्टेप के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल y1, डेल y1, और एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, प्लस सेकंड वर्टिकल स्टेप, सेकंड वर्टिकल स्टेप की हाइट है डेल y2, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, सो mg फोर्स, डेल y2 हाइट या डिस्प्लेसमेंट, और फिर एंगल कितना, 180 डिग्री। इसी तरह से चलते गए और हमारे पास जो nth वर्टिकल स्टेप है, ये nth वर्टिकल स्टेप के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल yn, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और दोनों में एंगल 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड में ही एक्ट कर रही है और वर्टिकल स्टेप में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल 180 डिग्री आया। अब cos 180 पर हो गया -1, तो ये टर्म भी माइनस, ये टर्म भी माइनस हो गई, सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से -mg को कॉमन लिया। जब -mg कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस डेल y3 प्लस डेल y4 एंड सो ऑन प्लस डेल yn। अब अगर आप इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स की हाइट को ऐड करेंगे, डेल y1, डेल y2, डेल y3, डेल y4, डेल y5, सब को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल हाइट कितनी आएगी, h के बराबर। जो पॉइंट A और पॉइंट B में हाइट h है उसी के बराबर आएगी ना, डेल y1, डेल y2, डेल y3, डेल y4, डेल y6, डेल yn, सब को ऐड करेंगे तो h के बराबर आएगा। तो ये सारा हाइट h के बराबर आ गया। तो वर्टिकल स्टेप्स में वर्क हमारे पास आया -mgh। अब इस कर्व्ड पाथ के लिए जो कि पाथ A से B तक जा रहा है, इस पाथ में टोटल वर्क आएगा हॉरिजेंटल स्टेप्स के लिए वर्क प्लस वर्टिकल स्टेप्स के लिए वर्क। हॉरिजेंटल में तो वर्क 0 हो गया, वर्टिकल स्टेप्स में वर्क आया -mgh, तो थर्ड पाथ के लिए भी वर्क हमारे पास आ गया -mgh। एक्सप्रेशन नंबर 3 सॉरी C। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो सबसे पहले पाथ के लिए हमने जो वर्क कैलकुलेट किया था,
पाथ नंबर 1 के लिए वो भी वर्क कितना था -mgh। जब हमने पाथ नंबर 2 के लिए वर्क कैलकुलेट किया तो पाथ नंबर 2 के लिए भी वर्क हमारे पास कितना आया -mgh। और जब हमने पाथ नंबर 3 के लिए वर्क कैलकुलेट किया तो पाथ नंबर 3 के लिए भी वर्क कितना आया -mgh आया। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला या हमें एक कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन क्या मिला, वो हमें रिजल्ट ये मिला कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बॉडी जिस मर्जी रास्ते के ऊपर चलती है, बॉडी जिस मर्जी पाथ को फॉलो करे, हर पाथ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड से किया गया वर्क क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वर्क हमारी बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी जिस मर्जी पाथ के ऊपर चलती जाए, हर पाथ के ऊपर वर्क क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा हमारे पास। तो यहीं से हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं, और वो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, वो कंक्लूजन ये आया हमारे पास कि फ्रॉम ए बी एंड सी ये क्लियर हो गया दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क बिल्कुल आज़ाद है, वर्क डिपेंड नहीं करता कि बॉडी किस रास्ते को फॉलो कर रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चाहे बॉडी पाथ नंबर 1 के ऊपर हो, चाहे पाथ नंबर 2 के ऊपर हो, चाहे दरमियान में जो कर्व्ड पाथ है उसके ऊपर हो, जिस मर्जी पाथ के ऊपर बॉडी मूव करेगी, हर पाथ के लिए वर्क हमारे पास बिल्कुल सेम आया -mgh। अब हम केस नंबर 2 यहाँ पर लेते हैं कि अगर बॉडी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक क्लोज पाथ में मूव करती है। क्लोज पाथ हम ऐसे पाथ को कहते हैं जो पाथ जो है जिसका इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल यानी कि एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम हो, इस तरह के पाथ को हम कहते हैं क्लोज पाथ। यानी कि बॉडी पॉइंट ए से चली, पॉइंट बी तक गई, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गई, सी से पॉइंट डी तक, और फिर डी से पॉइंट ए के ऊपर वापस आ गई। तो जिस पॉइंट से चली थी जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गई। तो ये पाथ हमारे पास क्या बना, एक क्लोज पाथ बना। तो अगर मैं इस क्लोज पाथ के अंदर वर्क कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करूँगा, वर्क फॉर दिस क्लोज पाथ, और इस पाथ का नाम क्या है, ए बी सी डी ए। तो इस पूरे क्लोज पाथ के लिए वर्क बराबर होगा वर्क फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू ए, वर्क फ्रॉम डी टू ए। अब देखें ए से बी तक वर्क कितना हुआ, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल 90 डिग्री cos 90। अब डिस्प्लेसमेंट ये पाथ बी सी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, दोनों में एंगल 180 डिग्री cos 180। सी से डी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों में एंगल 90 डिग्री। और डी टू ए, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे, दोनों पैरेलल, दोनों में एंगल 0, तो cos 0। cos 90 पर 0, सारा फैक्टर 0, cos 180 पर -1, cos 90 पर 0, cos 0 पर 1। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क आया वो क्या आया, 0 आया। तो इस केस का रिजल्ट क्या आया हमारे पास, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। कि अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक क्लोज पाथ में मूव करती है तो उस क्लोज पाथ के ऊपर मूव करते हुए फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किया गया जो टोटल वर्क आएगा क्लोज पाथ पर वो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अब ये रिजल्ट जो हमने पहले केस से निकाला जिसमें हमने 3 पाथ लिए थे और हर पाथ के ऊपर वर्क बिल्कुल सेम आ रहा था, और एक ये केस जिस केस में हमने देखा कि क्लोज पाथ में किया गया वर्क 0 आ रहा है, इन्हीं 2 रिजल्ट की बेसिस पर हम एक नई डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं, और वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड हम कहते हैं कि ऐसी फील्ड जिस फील्ड के अंदर किया गया वर्क हमारी बॉडी के पाथ पर डिपेंड ना करे, बॉडी जिस मर्जी पाथ के ऊपर चलती जाए, हर पाथ के ऊपर वर्क बिल्कुल सेम, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वर्क। या ऐसी फील्ड जिसके अंदर क्लोज पाथ में किया गया वर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस तरह की फील्ड को हम नाम क्या देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। सच फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। या
सच फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ इज जीरो। सच फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कौन कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास? मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि आपका वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इस पाथ के लिए भी वर्क सेम, इस पाथ के लिए भी वर्क सेम, इस पाथ के लिए भी वर्क सेम, और क्लोज पाथ है वर्क जीरो। तो इसका मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ये फील्ड्स भी हमारे पास कौन सी फील्ड्स कहलाई जाती हैं? कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाई जाती हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं द फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड की जो फोर्स होगी उसे हम नाम क्या देंगे? कंजर्वेटिव फोर्स का। ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी फोर्स होगी? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीनों फोर्सेस हमारे पास कौन सी हुई? कंजर्वेटिव फोर्सेस। एमसीक्यूज भी हैं आपके। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फील्ड का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ऐसी फील्ड जिसमें वर्क आपकी बॉडी के पाथ पर डिपेंड करेगा, हर पाथ के लिए वर्क अलग अलग आएगा, या ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज पाथ के ऊपर किया गया वर्क जीरो नहीं आएगा, इस तरह की फील्ड को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ रॉकेट और प्रोपल्जन फोर्स ऑफ अ मोटर। ये जो 6 फोर्सेस हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये 6 की 6 फोर्सेस कौन सी हैं? हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी कि इन फोर्सेस से किया गया वर्क हमारी बॉडी के पाथ पर डिपेंड करेगा, और बॉडी अगर क्लोज पाथ में मूव करती है तो वर्क ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, क्या ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? तो आप क्या बताएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक पावर एंड एनर्जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।